पैदा हुआ छोटे शहर में, शिक्षकों का पुत्र हूँ, मेरे को तो कोई एक्सपोजर नहीं था। तो त्रुटियों से लड़ के झगड़ के दिन में नौकरी करना, रात को लिखना, मैंने कैसे किस तरह से किया है, तो मेरा संघर्ष अपना रहा है। तो उस संघर्ष से गुजर के उसमें मुझे ये लगा कि लेखक के ऊपर जो लेखक को छोड़ दिया जाना चाहिए, जो लेखक में इन्वेस्ट किया जाना चाहिए, सिर्फ उसकी फीस की बात नहीं कर रहा हूँ, समय देना चाहिए उसको समय और उसको इन्वेस्ट करना भी। ठीक है, 3-4 साल तक आप कुछ मत करिए, इस पर सोचिए, इस विषय पर काम करिए, क्योंकि लेखन कोई ऐसा स्लॉट मशीन का बटन नहीं है कि इधर सिक्का डाला उधर से पैसे निकल गए। तो स्लॉट मशीन का खेल नहीं है कि बटन दबाते हैं हम कहानियाँ दे देंगे आपको, उनकी कहानियाँ बन जाएंगे, उनका रिसर्च करेंगे, उन पर काम करेंगे। क्यों आपको साहित्यकारों की कहानियाँ ऑथेंटिक, ठुकी हुई, ज़मीन से सींची हुई फैक्ट्स के साथ दिखती हैं? क्यों आपको बार बार सवाल उठते हैं कि फिल्मों की कहानियाँ जो अधकचरी थी या इसमें इस तथ्य को ढंग से नहीं प्रस्तुत किया गया, इसको पूरा नहीं किया गया? क्यों? क्योंकि हड़बड़ी हो रही है और वो लेखक उन लेखकों की ज़मीन तैयार नहीं है जिनकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं फिल्म इंडस्ट्री पर आ गई थी, क्योंकि साहित्य अब इतना आपको रॉ मटेरियल सप्लाई नहीं कर रहा है, आपको इतना नहीं मिल रहा है। तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको प्रश्रय दें, उसको सींचें, उन पौधों को अपने आंगन में लगाएं, इनका नाम लेखक है। वो लेखक वाला पौधा बॉलीवुड की ज़मीन पर रोपे जाने की आवश्यकता है। अभी मैं सुना यहाँ पे बिल्कुल। अब Why is the need for publishing houses to go straight? मूल लिख रहे हैं या क्यों फिल्में बन रही हैं? जब तक क्यों हम कहते हैं कि फिल्मों या किताबों का या कला का स्थान कुछ अलग है समाज में, उसको सिर्फ एक प्रोडक्ट जैसा हम ट्रीट नहीं करते? क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि हम समझते हैं कि उसमें एक पक्ष है, कि कलात्मक पक्ष है, जिसमें हम एक क्रिएटर को, पेंटर भी हो सकता है, वो एक लेखक भी हो सकता है, वो एक संगीतकार भी हो सकता है, उसको एक आज़ादी देते हैं, एक स्वतंत्रता देते हैं कि वो अपना सत्य ढूंढ रहा है, और हम सब उसमें ईव्सड्रॉप करते हैं। हम लोगों को ये सुख मिलता है कि जो उसकी सत्य की तलाश है उसका हम हिस्सा बने, उसकी यात्रा का। अब आप उसे यात्रा करने ही नहीं देते, आप यात्रा कहाँ करने दे रहे हो उसे? अब तो आप उसे बोल रहे हैं कि ये है, इसके ऊपर ये बना दे, तो उसकी यात्रा कहाँ है? और जब तक उसकी यात्रा के जल का आचमन आप नहीं करेंगे, तब तक आप तृप्त नहीं होंगे, तब तक आपको वो फीलिंग नहीं आएगी कि साहब क्या बना है, कैसे कहा है इस चीज़ को। तो वो कैसे, जब आप उसको फॉर्मूला बना रहे हैं, जब आप उसको मशीनीकरण कर रहे हैं, तो उसमें उसको छूट देना, उसके लिए प्रयोग करना और कहीं ना कहीं वो प्योरिटी अलाइव रखना बहुत महत्वपूर्ण है। वो प्योरिटी अलाइव रहे, वो शुद्धता जिंदा रहे, जो और वही क्रिएटर और लिसनर के बीच, ऑडियंस के बीच एक रिश्ता बनाती है, जिसे कहते हैं ट्रस्ट का रिश्ता, विश्वास का रिश्ता। ये जो कहानी मुझे बता रहा है, इसकी कहानी मुझे सुननी है, वहाँ पर शक नहीं होता, वहाँ पे पीपल आर नॉट वेरी ऑफ ईच अदर। तो कहीं हमें ये इंट्रोस्पेक्शन की आवश्यकता है कि इस ऑडियंस बिकमिंग वेरी ऑफ अस एज क्रिएटर्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यही तो वो रिश्ता है जो प्योरेस्ट रिश्ता है। मैं आपको एक कविता सुनाना चाहूँ और आपको लगे कि प्रसून जी की कविता से आपके गार्ड्स ऑन हो जाएं, आपको डिफेंसिव लगे, पता नहीं मेरे लिए कुछ, मेरा कोई मजाक तो नहीं बना रहा। आपने देखा होगा स्टैंड अप कॉमेडी जब होती है कई बार, तो स्टैंड अप कॉमेडी जब चल रही होती है तो उसमें जो फ्रंट रो में जो बैठे होते हैं वो थोड़ा क्रिंज करते हैं, उनको डर रहता है कि मुझे पकड़ तो नहीं लेगा ये व्यक्ति, मेरा नाम लेकर के कुछ मजाक तो नहीं कर देगा, मेरे शरीर को देख के कुछ तो नहीं बोल देगा, मेरे चेहरे को देख के तो कुछ नहीं बोल देगा। अगर वो डर आ जाए तो बहुत बड़ी बात और बड़े सत्य आप नहीं कह पाते। फिर वो डिफेंसिव ऑडियंस नहीं चाहिए, हमें चाहिए वो ऑडियंस जो पूरी तरह स्वयं को आपके हाथ में सौंपने के लिए तैयार हो। और ऐसा माहौल बनाने के लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहने चाहिए, क्योंकि टू मी ये एक मूल शर्त है क्रिएटिव वर्ल्ड की कि ऑडियंस और क्रिएटर के बीच का जो रिश्ता है वो किसी भी हालत में उसको बचा के रखना चाहिए। सर एक सवाल था कि 75 इयर्स पे अपन थोड़ा सा बाद में मेरे को तो, मैं तो आपके साथ तो 3-4 घंटा के टॉक पे होगा। अभी खाली 2 मिनट को थोड़ा सा कॉमर्स वाला आएगा, बिकॉज बहुत है 75 इयर्स। अभी आपने बात की राइटर्स की, अभी यहाँ भी आप 75
75 क्रिएटिव माइंड 2 साल से आप देख लो किस तरीके का उनका माइंडसेट आपको लगता है, बिकॉज इन्फ्लुएंस तो होता है, जो सिनेमा देखता है सोसाइटी को देखता है, करप्ट होता है जो भी। ये जो 75 पिछले साल और 75 इस साल, मुझे देखिए 75 जो क्रिएटिव माइंड ने की जो हमने पहल करी जी, और ये जूरी को मैंने जी, रीड किया पिछले साल इस साल, काफ़ी समय उसमें जाता है, काफ़ी मेहनत लगती है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो बच्चे मेहनत से अपनी पिक्चरें बनाकर भेजते हैं उनको पूरा समय दिया जाए, उनको पूरा, चाहे वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हमने डिवाइड किया है, हमारी मिनिस्ट्री ने उसमें बहुत सहयोग किया है, अनुराग जी ने बहुत इंटरेस्ट किया है, और ये हमारे आदरणीय मोदी जी के विजन के अनुरूप भी है, क्योंकि वो यूथ को बहुत महत्व देते हैं, यूथ एनर्जी को, तो कहीं उस सबसे मिलता है, इसलिए इसको एक सही माहौल तो मिला है कि भाई इसको आगे बढ़ाया जाए, मंशा है, ये प्लेटफॉर्म उनको देने की कोशिश की। अब बात आई कि उसमें क्या है। जी, देखिए 2 तरह की फिल्में उसमें दिखती हैं, एक तो वो जो किसी को देखकर बनाई गई फिल्में हैं, देखा देखी, जिसे मैं पहले कह रहा था कि विश्व में इस तरह की फिल्में चलती हैं तो चलो ऐसी फिल्म बनाते हैं, ये अच्छी लगेगी लोगों को, तो उस तरह की कैमरा वर्क करना या उस तरह का आर्ट दिखाने की कोशिश करना, मैं गलत नहीं मानता, इंस्पायर होता है, पर कई बार हूबहू वही प्रस्तुत होता है, तो ओरिजिनलिटी की कमी दिखती है। दूसरी ऐसी कहानियां हैं जो इतनी ओरिजिनल है कि आप कल्पना नहीं कर सकते, आप सोच ही नहीं सकते कि किसी व्यक्ति ने ऐसा सोचा है। एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल के लिए एक बच्चा पूरे साल मेहनत करता है, उसको आप पता तो इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, तो वो कहता है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ चाहिए, आपसे मांगूंगा। कब मांगेगा? जब मैं फर्स्ट आऊँगा। गांव का बच्चा, गरीब बच्चा, और उसका रिजल्ट आता है वो फर्स्ट आता है, तो उसका पिता उससे आता है, उसके आंखें आंसू, पिता को मुझे बहुत गर्व दिया, तो क्या तुझे चाहिए? तो कहता है एक कोल्ड ड्रिंक। अब ये आप इसे हमारे जीवन की विडंबना भी कह सकते हैं, इसे आप उपभोक्तावाद के ऊपर एक वो भी कर सकते हैं, प्रश्न उठा सकते हैं, इसे बच्चे की मासूमियत के एंगल से भी देख सकते हैं, जिस तरह से आप देखना चाहें। पर अगर एक व्यक्ति इस तरह की कहानियाँ सोचता है तो हमारे देश की जुड़ी हुई बातों को सामने रखता है, उसको आप जिस दृष्टि से देखें, ये दृष्टि आपकी है, लेकिन उस छोटे से बच्चे के ये कहने से आपको लगता है कि भाई ये कौन सा संसार है, किस संसार में हम जी रहे हैं, और क्या लोगों की क्या भावना है जो उनको ड्राइव करती है। मुझे बिल्कुल ये बात इतनी सत्य लगी, मैं आपको क्यों बताऊं। जब मैं भाग मिल्खा भाग लिख रहा था और मैं मिल्खा जी के साथ बैठता था, तो मैंने कहा मिल्खा सिंह जी, आपसे इतनी बड़ी बड़ी बातें मैं हम करता हूँ, इतने सारे मैंने गीत लिखे हैं उसमें उनकी देशभक्त की भावना की कैसे उन्होंने झंडा लेके आगे बढ़े। तो मैंने कहा जब शुरू में आप दौड़ते थे मिल्खा जी, इतनी देशभक्ति की भावना थी। तो बोले बेटा उस समय तो सिर्फ दूध का गिलास दिखता था, जब एक्स्ट्रा दूध का गिलास मिलता था अगर फर्स्ट आउट। तो ये धीरे 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 फिर वो भावना बड़ी होती है, समाज में जाती है, फिर देश में हो जाती है, लेकिन कहीं डीप डाउन जो हमारे अभाव है, जो हमारी छोटी छोटी डिज़ायर्स हैं, शायद क्रिएटिव लोगों की नज़र उस पर जाती है और उस पर वो चर्चा करते हैं। तो मुझे लगा कि इस तरह की कहानियाँ यहाँ पे आई हैं, जो कि अच्छे संकेत हैं। यही लोग हैं, माइंड को नर्चर करना पड़ता है, उसको ये आश्वासन दिलाना पड़ता है कि तू सही है। मैं उस युग का व्यक्ति हूँ जब हमारी भाषा आज जितने हम कॉन्फिडेंस से हिंदी बोलते हैं, मैं उत्तराखंड से आया, छोटे हम लोग हिंदी ही बोलते थे शुरू में, लेकिन बड़ा समय मेरा नष्ट हुआ अंग्रेजी को पकड़ने में, क्योंकि जिस जगह जाऊँ, फिर मैंने एडवर्टाइजिंग मल्टीनेशनल के वर्ल्ड में चला गया, अंतर्राष्ट्रीय जगहों में जाने लगा। हमारे देश अंतर्राष्ट्रीय जगहों में वो फिर भी मेरी बात सुन के ट्रांसलेटर रख लेंगे कि हमारे देश में इतनी हीन भावना कि अपनी भाषा बोलने वाले को साइड में करते रहते थे, अब भी होता है, लेकिन अब कम हो गया है, थोड़ा विश्वास बढ़ा है। वो कॉन्फिडेंस जो हमारे देश का है ना, वो मैंने उसका सफ़र देखा है। इसलिए बच्चों को बचपन से ही बताना है अपनी संस्कृति के प्रति, अपने बैकग्राउंड के प्रति, आपकी जो भी माँ है, आपकी जो भी पिता है, जो भी आपका परिवेश है, वही है, ईश्वर ने वही दिया है आपको, उसके प्रति गौरवान्वित महसूस करो, उसकी कहानी को बताने की हिम्मत रखो,
अपने परिवार के परिवेश को बताने की हिम्मत रखो, घबराओ मत, वही तो कहानी है। मैंने उत्तराखंड के एक चिड़िया की कहानी बताई, तो मुझे गर्व है कि मैं उस उत्तराखंड में पैदा हुआ जहाँ पर पहाड़ियों में ऐसी सुंदर कहानियाँ होती हैं। तो हम अपने जो वैल्यू है, जो हमारा बैकग्राउंड है, हमारे लिनिएज है, उसके प्रति एक गौरव महसूस करें, प्यार महसूस करें, तभी आप उन कहानियों को बता पाएंगे। वरना क्या होगा, वरना आप उधार की कहानियाँ बताएंगे, किसी और की कहानियाँ बताएंगे, क्योंकि अपनी कहानी तो आपको बुरी लगती है, अपनी कहानी के प्रति तो आपके मन में हीन भावना है। हाँ, अब क्या लोग क्या कहेंगे कि लोग कहेंगे कि मैं ऐसे हाथ से दाल भात खाता था। लोग क्या कहेंगे कि मेरी माँ के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मेरे लिए एक पेन खरीद सके। वो आपका सच था, उसमें भी सुंदरता थी। याद करिए वो दिन जब आप वो पेन खरीद रहे थे, वो दाल भात खा रहे थे, क्या उस वक्त आप गरीब महसूस करते थे? नहीं। आज आप उसको रिलेटिवली सोच करके 4 जगह बैठ करके सबको गरीब महसूस करने लगते हैं, उस समय तो नहीं करते थे। ये जो 75 पिछले साल के बच्चों का क्या कहाँ पहुँचे हैं उन लोग? कोई ऐसा कोई कहानी लेके आपकी मैं यहाँ नहीं, वो उनके लिए देखिए, मुझे लगता है उस पर और ज़्यादा करने की आवश्यकता है। जैसे कि 1 साल हो जाता है, उसके बाद उनको मिलवा दिया जाता है, मास्टर्स क्लास के करा दिए जाते हैं। उसके बाद थोड़ा और उनको और गाइडेंस फर्दर देने के लिए एक सिस्टम बनाने की आवश्यकता है, उस पर बात चल रही है। जरूरी है, लेकिन एक्सपोजर तो उनको दिया जाता है भरपूर। मतलब यहाँ आकर या आपके ऊपर भी है। किस तरीके का फीडबैक है पिछले साल में? पिछले साल तो मिलते हैं, अभी कहीं जाता हूँ किसी फेस्टिवल में या कहीं किसी समारोह में, तो बच्चे आते हैं, कहते हैं ये एवी मैंने बनाई थी सर। मैंने कहा अच्छा आपने बनाई थी सर, आपको खुशी होगी कि 75 क्रिएटिव माइंड को मेरे को पहला एक्सपोजर मिला था। तो अभी यहाँ पे लोकल ये फंक्शन था, इन्होंने मुझे दिए एवी बनाने के लिए, तो ये पूरा आपने देखा, ये मैंने बनाया हुआ है। But can that be a system where these people get placed? I'm using the word place in usually commerce, but place where so that security, because हर एक को security चाहिए लाइफ में। नहीं, लेकिन देखिए जॉब promises are not the only thing. I think true skill that. development. Yeah, skill leads to I think job creation पे भी काम हो सकता है, पर मेरे हिसाब से ये skill development की exercise है, इसको उसी तरह से देखा जाना चाहिए। At उन लोगों को एक्सपोजर तो मिल रहा है, एटलीस्ट वो यहाँ आकर बड़े बड़े दिग्गजों के साथ बैठ रहे हैं। नो, दे कम फ्रॉम सच स्मॉल प्लेसेस। सर मुझे ये जानना था, आपने कहा कि जो कहानी सुनने वाले हैं या फिल्म देखने वाले हैं वो भी लवर्स हों, उसमें समय खो जाएं, डिफेंसिव नहीं हो। आप एक ऐसी कुर्सी में बैठते हैं जहाँ पर आपको दोनों पक्षों को, मतलब सामने वाला आजकल हर फिल्म को लेकर डिफेंसिव होता है, किसी सीन को, किसी डायलॉग को लेकर, और बनाने वाला ये कश्मकश, मतलब आप कैसे डील करते हैं और क्या इस पर? देखिए किसी को तो करना है काम, एक तालमेल बिठाना, एक संतुलन बिठाना। समाज में जैसे मैंने कहा कि एक शेयर ऑफ वॉलेट होता है, तो शेयर ऑफ वॉलेट ये दायित्व है कि देखिए समाज में एक कमर्शियल प्रोडक्ट है, इवेंचुअली फिल्म कमर्शियल प्रोडक्ट है। आप किसी से उसके पैसे खर्च करवा सकते हैं, तो उसकी रुचियों का सम्मान करना, उसकी जो सोच है उसका ध्यान रखना, उसमें कोई खराबी नहीं है। ओके, उसको अगर मैंने इसलिए पिछले 5 वर्षों में मैंने यही कोशिश की है कि विवादों की जगह संवाद उसका स्थान लें। जहाँ भी कोई ऐसी चीज़ लगती है कि जो हमें लगता है, जो कमेटी में कौन लोग होते हैं, कमेटी में वो हाउसवाइफ्स होती हैं, लॉयर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, आम लोग, जीवन से जुड़े हुए लोग कमेटी में बैठते हैं। वो अगर फिल्म मेकर को बताते हैं कि भाई आपकी फिल्म में ये पक्ष ठीक नहीं है, और वो उसको बैठकर सुन लें लड़ने की जगह। मैंने वही कोशिश की। लोग तो ये समझते हैं कि उठाओ, कि उनका बड़ा जॉब बड़ा आसान होगा, उठाओ कैंची लगाओ काटो, ऐसा करते होंगे हमारे ऑफिसर। सारी फिल्में मैं तो देखता नहीं हूँ, ना मेरे पास समय हो सकता है। CBFC 1 साल में, पिछले वर्ष में 26,000 से ज़्यादा सर्टिफिकेट देता है। इतनी फिल्मों को कोई व्यक्ति अकेला तो देख नहीं सकता है, कमेटी होती है, टीम्स होती हैं, वो देखती हैं। उसमें प्रयास जो मैं लगातार निर्देश देता हूँ कि भाई ये करना चाहिए कि एक संवाद की स्थिति रहे। जब भी ज़रूरत होता है मैं बैठाता हूँ फिल्म मेकर्स को और कमेटी मेंबर्स को कि एक बार सुन तो लीजिए एक दूसरे की बात, ये क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं और आपको क्या लग रहा है, और अगर लग रहा है तो आप भी सुनिएगा इनको ऐसा क्यों लग रहा है। क्योंकि देखिए लोग ये कहते हैं कि शायद ये नहीं काटा गया, वो भी कहते हैं लोग ये तो हटाया नहीं गया और सेंसर बोर्ड ने अपना काम नहीं किया, ये भी कहते हैं। उनको मालूम नहीं है कि कितनी ऐसी चीज़ें होती हैं, क्या ऐसी चीज़ें कई बार तो हमारे महिलाएं देख नहीं पाती बैठ करके कमेटी। वो चीज़ें, उन चीज़ों के ऊपर एग्रीमेंट करना कि भाई ये
जो है पब्लिक एग्जीबिशन के लिए उपयुक्त नहीं है। इसकी चर्चाएं इतनी लंबी होती हैं, अगर आप उनकी लिस्ट देखें, उन सीन्स के बारे में बात करें तो पूरा समय निकल जाए उसी में। तो वो काम बड़ी निष्ठा से और बड़ी मेहनत से किया जाता है, एक फिल्म को पूरी तरह से देखना, उसमें समझना कि ये दायित्व तो जब सरकार ने दिया है, एक ऐसी बॉडी बनाई है, तो उसे चलाना भी पड़ेगा ना। और मैं तो ये निस्वार्थ रूप से, निष्पक्ष रूप से करता हूँ, ना मैं इसके लिए कुछ लेता हूँ, ना मैं कुछ अपेक्षा करता हूँ, ये मैं ऑनररी करता हूँ ये काम। और मुझे लगता है कि किसी को करना ही पड़ेगा और करना भी चाहिए। और ऐसी स्थिति में जब एक डायलॉग नहीं हो रहा है, जहाँ पे ट्रस्ट खो रहा है, तो मैं अपना प्रयास करता हूँ, और मेरे प्रयासों का महत्व लोगों को बाद में पता लगेगा कि ये काम इतना आसान है। अमेंडमेंट का क्या हुआ, जो था ना होने वाला था, वो सब आया था अप्रूवल के लिए? अभी तो बीच में फिर OTT की बातें हो गई ना, कि OTT पर ज़्यादा फोकस हो गया कि OTT किसके रेगुलेट हुआ सर। OTT में सेंसर आएगा कैसे? OTT की यहाँ लोग हैं, आप उनसे चर्चा कर सकते हैं, मिनिस्ट्री के लोग हैं, उनसे चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि OTT CBFC के पर्व्यू में नहीं आता है। ये पाठकों को जानना भी चाहिए कि OTT का जो फिल्में होती हैं उसका भारतीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड से कोई लेना देना नहीं है। ना वो वहाँ अप्लाई की जाती हैं, ना वो वहाँ आती हैं, और ना उनको जो CBFC है वो उन्हें देखता है, वो उसके पर्व्यू में ही नहीं आती। फिर कौन रेगुलेट करेगा कंटेंट? वो सेल्फ रेगुलेट करते हैं कंटेंट को, उनका सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म बना है, उन्होंने संस्थाएं बनाई हैं, जो आप जिसका डिटेल्स आप ले सकते हैं, वो सेल्फ रेगुलेटरी है। बट आपके पाठक कई बार ये भ्रम में रहते हैं कि CBFC ने कैसे पास कर दिया। उनको मालूम होना चाहिए कि CBFC का OTT से कोई लेना देना नहीं है। CBFC सिर्फ पब्लिक एग्जीबिशन का जो मटेरियल होता है, जिसको कि थिएटर में दिखाया जाता है, उस पर उसकी सर्टिफिकेशन करता है, उसका कैटेगराइजेशन करता है, और वहाँ पर भी बहुत मेहनत के बाद आप तक जो पहुँचता है, आपको पता नहीं कि उसके सामने क्या आता है, वो आप तक क्या पहुँचता है, उसकी तो आपके पास, क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल होता है, और कई बार आपको पता ही नहीं होता कि क्या होकर क्या पहुँच रहा है। तो ये एक बहुत मुश्किल कार्य है। मुझे नहीं लगता ना समाज ना फिल्म मेकर इस कार्य की मुश्किल को सही से समझते हैं, सीधे ब्लेम करते हैं और सीधे दोषारोपण करते हैं। और ये एक आसान कार्य नहीं है, एक बैलेंस बिठाना है। एक तरफ ये नाराज, एक तरफ वो नाराज वाली बात होती है। एक तरफ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और दूसरी तरफ सामाजिक दायित्व है, उनके बीच तालमेल बिठाते हुए चलना पड़ता है। अब अगर आप हर चीज़ को रोक देंगे तो वो भी एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि भाई अभिव्यक्ति कोई कर ही नहीं पा रहा है, और अगर आप हर चीज़ पे कोई बात नहीं बताएंगे तो फिर ये स्थिति आ जाएगी कि समाज की संवेदनाओं का, समाज के जो संवेदनशील चीज़ें हैं, कल्चर का, उनके जो मान्यताओं का, उनका ध्यान कौन रखेगा। तो कहीं एक मुश्किल काम है जो सहयोग से ही हो सकता है, और मैंने 5 वर्षों में इसीलिए कर पाया कि मैंने संवाद के लिए बार बार अपने को तैयार रखा है। इसमें बहुत समय जाता है, संवाद कोई इतना आसान नहीं होता। एक लाइन लिख देना तो बड़ा आसान है, लेकिन संवाद करना, लोगों को साथ में लेकर आना, ऐसी स्थितियां आई हैं कि फिल्म मेकर्स ने खुद आकर के कहा है कि CBFC जो कह रहा था वो सही था, हमें वॉलंटरीली ये सब करना है। वॉलंटरी पेशकश की है फिल्म मेकर्स ने, आपको पता सर कई बार एक खाली मतलब इसका कंटिन्यूटी, मतलब मेरा क्वेश्चन अलग था। अमेंडमेंट की जो बात की है, तभी अगर फिल्म सेंसर हो गई है, उसके बाद एग्जीबिशन में गई, इफ देयर इज अप्रोच, देयर इज लिटिगेशन, does CBFC have the right to pull it back? Because ये अमेंडमेंट में पॉइंट इंपॉर्टेंट था। नहीं, वो तो अभी भी चल रहे हैं, वो डिबेट पे चल, वो तो चल रहा है। अभी तक तो जैसा था वैसा ही है। हाँ, लेकिन हो सकता है चेंज। बातचीत तो हुई थी बीच में, नहीं अभी तक कुछ नहीं है सर। कुछ लोग, क्या कभी आपको लगता है, बिकॉज आप एक ऐसी कुर्सी में बैठे हैं, हर बात को बहुत सोच के कहा जाता है, जानबूझकर शरारत की जाती है अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर? कई बार ऐसा मैटर आया है जो लगता भी दर्शकों को साफ तौर पे कि कुछ फिल्म मेकर्स या कुछ एक्टर्स जानबूझ के शरारत करें, वो समझते हैं इससे समाज में एक तरह का तनाव हो सकता है। देखिए, मैं मूल रूप से विश्वास का हाथ थाम के चलता हूँ, मुझे लगता है कि
अगर मैं ऐसे सोचने लगूं कि लोग मूल रूप से शरारत के लिए कर रहे हैं तो वो किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। तो मैं ऐसी सोच नहीं रखता। मैं ये मानता हूँ कि ये व्यक्ति जो फिल्म बना रहा है ये शायद कैरिड अवे हो गया हो, ये पॉसिबल है, पर मैं ये मानकर नहीं चलता कि वो उसके मन में बहुत कलुष है और वो मन में कलुष लेकर के किसी को हानि पहुंचाने के लिए ये कर रहा है। ज़्यादातर मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। कुछ केसेस में हमारे पास ऐसे कंटेंट आते हैं जो देखकर ही लगता है कि ये कंटेंट जो है ये फिल्म तो है ही नहीं, ये तो या इसको फिल्म का नाम कैसे दे सकते हैं आप, वहाँ आपको साफ दिखाई देता है। पर मूलतः मैं ये सोच करके नहीं चलता हूँ कि लोग जो है एक दूसरे को मारने काटने के लिए और समाज को बिगाड़ने के लिए फिल्में बना रहे हैं। मैं ये मानता हूँ कि पीपल माइट गेट कैरिड अवे, पीपल माइट गेट मायोपिक, पीपल माइट गेट इंसुलर, कि वो कट गए हो लोगों से और उनके बारे में ना सोचा हो और उन्होंने उसका जो दिखा रहे हैं उसको पूरी तरह उसका मूल्यांकन न किया हो। ऐसा संभव है, लेकिन ये मान के चलना कि वो बुरी नीयत से कोई काम कर रहे, ऐसा मानकर मैं काम की शुरुआत नहीं करता। मेरे को ना अभी मेरे को टाइम चाहिए आपके साथ, कभी मेरे को